मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, इस दुनिया में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक इंटरनल प्रॉब्लम और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल प्रॉब्लम का समाधान बहुत आसानी से खोजा जा सकता है, किंतु इंटरनल प्रॉब्लम का समाधान खोजना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, और समाधान मिल भी जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करना उतनी आसान नहीं है। मनुष्य को ज्यादा परेशान करते हैं इंटरनल प्रॉब्लम, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो बाहर के कारणों से भी खड़ा होता है, किंतु इंटरनल प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं। वो इंटरनल प्रॉब्लम बहुत सारी है, उसमें एक प्रॉब्लम है एंगर की। क्रोध एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मनुष्य स्वयं खड़ी करता है। आज मैं थोड़ी सी बात इस क्रोध के बारे में आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके क्रोध का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपको क्रोध आता है तो उसका कंट्रोल पावर किसके पास है? आप खुद कंट्रोल करते हैं अपने एंगर को, या बाहर की परिस्थिति आपको गुस्से कराने के लिए प्रेरित करती है? अब समझते ना, टीवी चालू करते तो उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास होता है तो टीवी आप ऑन कर सकते हैं। उसी तरह गुस्से के लिए रिमोट कंट्रोल आपके पास है कि आपका गुस्से का रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है? किसके पास है? खुद के पास। अगर खुद के पास है तो कोई व्यक्ति जानबूझ के उसको ऑन नहीं करेगा। अगर खुद के पास है तब तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जानबूझ के कोई व्यक्ति क्रोध को यूज थोड़ा करेगा। आवेश में थोड़ा आएगा, गरम थोड़ा होगा, गुस्से में थोड़ा आएगा। मुझे लगता है अधिकांश व्यक्ति के क्रोध का रिमोट कंट्रोल खुद के पास नहीं है, दूसरे के पास है। यानी दूसरा यदि उसे अपसेट कराता है तो इजीली व्यक्ति अपसेट हो जाता है। अगर बाहर की परिस्थिति जरा सी भी नेगेटिव आई तो मनुष्य अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाता। इसका मतलब हुआ कि आपका क्रोध आपके हाथ में नहीं है, आपका क्रोध किसी दूसरे के हाथ में है। कई लोग हमको कहते कि समझ जी मेरा स्वभाव तो बहुत शांत है लेकिन लोग ही मुझे गुस्सा कराते, मैं क्या करूं? बाकी मेरा स्वभाव बहुत अच्छा, अगर ये लोग सब अच्छे हो जाए ना तो मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। लोग अच्छे हो जाए तो मुझे गुस्सा नहीं आता। अब इसमें तो किसी को भी नहीं आता है। बुरे लोग हो और फिर भी तुम्हारा गुस्सा ना आए तो मानना चाहिए कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में है। लेकिन लोग सुधर जाए, और हम लोगों को सुधार भी कैसे सकते हैं? कितने को सुधारेंगे? सारी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते ना। समझदारी, अगर दुनिया में कांटे हैं तो वो कांटे बुहारने में समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें कि खुद जूते पहन ले।
अपनी सुरक्षा व्यक्ति कर सकता है, बाहर की परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। तो पहली बात है, मुझे कई बार हंसी आती है कि हम क्रोध करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। क्रोध भी हमारा दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरा हमें गुस्से कराता है तो हम गुस्से में होते हैं, दूसरा हमें खुश कराते हैं तो हम खुश होते हैं, दूसरा हमें नाराज कराते हैं तो हम नाराज होते हैं। हमारे सारे भाव मुझे लगता है दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये पहली बात है। गुस्से में आना और गुस्सा करना दो बात है। गुस्सा करना इसमें तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें मालूम है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। वो गुस्से को मैं डिसिप्लिन एंगर कहता हूं। वो डिसिप्लिन वाला एंगर है। कभी कभी करना पड़ता है। एक बॉस को अपने नीचे आदमी काम नहीं करता है तो जरा सा स्ट्रिक्ट शब्दों में कहना पड़ता है। वो गुस्सा करना हुआ। और दूसरा गुस्सा आना। गुस्सा आना ये इस बात का सबूत है कि आप सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। गुस्सा आना बुरा है, गुस्सा करने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुस्सा करने में आप स्वतंत्र हो, गुस्से में आने में आप स्वतंत्र नहीं हो। दूसरी बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि गुस्सा करने के लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए। शांत रहने के लिए 2 की जरूरत नहीं है। सीधी भाषा में कहूं तो क्रोध के लिए कंपनी चाहिए, शांति के लिए कंपनी नहीं चाहिए। आदमी अकेले में कमरे में बैठा है तो शांत रह सकता है, शांति के लिए 2 नहीं चाहिए, अकेले काफी है। लेकिन गुस्सा करना हो तो अकेले थोड़ा कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं वो अलग बात है, उनको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो पागल है, मेंटली अबनॉर्मल है, घर पे रहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अकेले अकेले कई लोग करते हैं, वो अपवाद है। अधिकतर गुस्से में 2 चाहिए, एक करने वाला और एक जिस पर करना है वो। 2 तो चाहिए। 2 में गुस्सा, 3 में लड़ाई, 4 में झगड़ा, फिर बढ़ता जाता है। तो शांति के लिए अकेलापन काफी है, लेकिन गुस्से के लिए ग्रुप चाहिए, कंपनी चाहिए। अकेला आदमी जल्दी आवेश में नहीं आता। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रोध जो है वो निकट वाले पर ज्यादा आता है, दूर वाले पर इतना गुस्सा नहीं आता है। अब देखिएगा, अब खुद अपना इमेज कीजिए अपने अनुभव से कि आपको दूर वाले पर ज्यादा गुस्सा आता है कि निकट वाले पर। मैं अभी 5-6 दिन यहाँ रहूं एग्जाम्पल के रूप में, तो आप मेरे पर गुस्सा नहीं करोगे। मैं आपके मन के प्रतिकूल भी कुछ बिहेव करूं तो भी आप टॉलरेट कर लोगे, गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दूरी है, और जहां दूरी है वहां प्रेस्टीज का सवाल होता है कि हम इनके सामने गुस्सा करेंगे तो हमारी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी। अब निकट वाला निकट वाले से इस पर करता है कि वहां प्रेस्टीज की कोई चिंता नहीं है। चिंता प्रेस्टीज हो तो चिंता हो ना। निकट वाले से प्रेस्टीज बचती ही नहीं है। जब जितनी निकटता बढ़ती है उतना आदमी बैड बिहेव करता है। उसका कारण यह है कि जो 2 व्यक्ति निकट में रहते हैं वो एक व्यक्ति दूसरे की, दूसरा व्यक्ति पहले की वीकनेस जानता है। मैं आपकी वीकनेस जानता हूं, आप मेरी वीकनेस जानते हैं। तो जहां एक दूसरे की एक दूसरा वीकनेस जानता है वहां रिस्पेक्ट नहीं रहता है, वहां बैड बिहेव होता है, आदर सम्मान भाव नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है उनके अंदर भी कितनी कमजोरियां हैं, उनको पता है तुम्हारे अंदर भी कमजोरियां, हम दोनों एक समान हैं, इसलिए कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं। जितनी दूरी होती है उतना रिस्पेक्ट रहता है, क्योंकि जितनी दूरी होती है उतनी एक दूसरे की वीकनेस पता नहीं चलती। इसलिए हम दूर वाले को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हमें उसके गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाई नहीं देते। निकट वालों से हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके ज्यादातर हम वीकनेस देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते हैं। अच्छाइयां होती है लेकिन देखते नहीं। तो निकट वाले पर गुस्सा आता है। किस व्यक्ति ने गुस्से को कंट्रोल किया उसकी कसौटी यह है कि जो अपने निकट वालों के साथ अपसेट न हो तो मानना चाहिए कि व्यक्ति ने गुस्से को काबू में किया। आपको यदि निकट वाला हस्बैंड को वाइफ पर कभी गुस्सा ना आए तो समझना चाहिए कि हस्बैंड का गुस्सा कंट्रोल। वाइफ को हस्बैंड पर गुस्सा ना आए कभी तो मानना चाहिए कि वाइफ को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। माँ बाप को बच्चे पर गुस्सा ना आए तो मानना चाहिए कि माँ बाप को गुस्सा नहीं आता है। बच्चों को माँ बाप के ऊपर गुस्सा ना आए तो मानना चाहिए कि बच्चों का स्वभाव शांत है। निकट वाला कसौटी है तुम्हारे स्वभाव की।
चौथी बात, क्रोध कमजोर व्यक्ति पर आता है। अब देखना, पावरफुल व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वहां हमारा बिगड़ता है कुछ काम। जहां हमारा कुछ बिगड़ता है वहां हम गुस्से में नहीं आते। आपने कभी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके गुस्सा किया है? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खतरा है, डर है। लेकिन जो हमारे से कमजोर है उस पर हम ज्यादा अपसेट होते हैं। एक व्यापारी हो, इंडिया में कई व्यापारी होते, साड़ी का बिजनेस करते हैं, और मान लीजिए कोई बहन साड़ी खरीदने जाए, जस्ट समझे हम साड़ी खरीदने जाएगी बहन, तो अब बहन के साड़ी खरीदने के भी अपने नियम होते हैं। पहले सब खुलवाएगी, ये पसंद नहीं, ये पसंद, यूं कर कर सारा दुकान छान लेगी। इसका रंग पसंद नहीं, इसकी डिजाइन पसंद, कोई बात नहीं बहन जी कल आना, कोई बात नहीं कल आना, हाँ कोई बात, कल ले जाना, कोई बात। हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करेगा। गुस्सा तो अंदर आ रहा है, ऊपर हंस रहा है। अब वो गुस्सा तो अंदर से प्रकट हो गया, बाहर नहीं आ रहा है, अंदर से उठ गया। अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा। वो आएगा शाम को जिमने के लिए और अपनी पत्नी पर उड़ेलेगा, खाना ऐसे बनाया तूने। अब पत्नी सोचेगी क्या हुआ, आज मामला क्या है। पत्नी को समझ लेना चाहिए कि ये मेरा कारण नहीं है, गुस्सा कहीं से बाईपास होके आया है। पत्नी भी अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि कमजोर व्यक्ति पर ट्रांसफर होता है ना, वो बच्चों पर उड़ेलेगी। पढ़ता नहीं तो दिन भर टीवी देखता है, इधर आ करके दो तमाचा मारेगी। वो निकला, वो गुस्सा रखेगी नहीं, अपने पास रखे तो खुद को प्रॉब्लम हो ना। फिर बच्चा खिलौना खेलते खेलते उसकी टांग तोड़ देगा। आखिर में गुस्सा कमजोर पर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए गुस्सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर करता है। आगे चले, क्रोध आने के 4 कारण हैं, मुख्य 4 कारण। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो नए कारण मिल रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 2 साल पहले हमको 3 कारण मिले थे, इस बार एक और मिल गया। हाँ, हम तो रिसर्च करते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को देखते रहते हैं कि वो आदमी गुस्सा क्यों करता है। तो मोटे मोटे रूप में ओवरऑल 4 रीजन है एंगर के। जरा समझिएगा, आपका कोई नया रीजन हो तो मुझे दे देना, अगली जगह 5 कर दूंगा। मुझे तो चाहिए, मैटर चाहिए ना। और मैं लेक्चर देता हूं तो लोगों को लगता है कि समझिए डिट्टो मेरे पर बोल रहे हैं। हर एक को ये लगता है, क्योंकि हम आपसे तो लेते हैं और आपको ही देते हैं। थोड़ा सा उस भाषा को सेटअप करके लोगों को लगता है हमारे पर बोल रहे हैं। और ये हस्बैंड वाइफ, यहाँ अमेरिका में एक फायदा है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ लेक्चर में आते हैं। तो जब मैं कोई ऐसे पॉइंट की बात करता हूं तो वाइफ हस्बैंड को देखती, मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं कि नहीं। ये बहुत काम का पॉइंट है उनके लिए। ये पॉइंट ध्यान से सुने तब तो घर में काया पलट हो जाएगी, मेरे को शांति। वो ये नहीं सोचेगी इसमें मेरे लिए क्या काम का है, सोचे मेरे हस्बैंड सुधर जाएंगे बस। कई लोग तो अपने वाइफ हस्बैंड को इसलिए साथ में लेके आते, तू चल आज एंगर मैनेजमेंट पे चल तू। तो क्रोध के 4 कारण है। पहला कारण है अति प्रवृत्ति। ये नया कारण मुझे मिला इस बार, ये इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका। कुछ लेक्चर अमेरिका के फिट होते, कुछ इंडिया में फिट होते। अति प्रवृत्ति की बीमारी यहां पर है, इंडिया में नहीं। अति प्रवृत्ति, आई एम कमिंग। ओवर एक्टिविटी, एक साथ 2-2, 4-4, 5-5 काम, बिजी, इसके बाद ये, उसके बाद ये। इंडिया में ये कारण, इंडिया में तो लोग लेजी, उनको कहना पड़ता कुछ करो। इंडिया में कुछ काम नहीं, लोग बैठे रहते, बबे 2-2 घंटा चाय पीते। ये प्रॉब्लम, ओवर एक्टिव। लोग इतने एक्टिव रहते हैं, एंगेज रहते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक। चैन नहीं है। अमेरिका का दूसरा नाम मैं कहता हूं बेचैनी। अमेरिका कहो, बेचैनी कहो, एक ही बात, फ्रस्ट्रेटेड। तो पहला कारण है अति। जो आदमी बहुत बिजी है ना, डेफिनेटली उसका स्वभाव गुस्से वाला होगा। कोई अपवाद शायद छोड़ दे, मैंने तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा कि जो बहुत बिजी है और स्वभाव भी शांत है। क्योंकि बहुत बिजी आदमी जो है वो कहीं ना कहीं काम को अपसेट करेगा ना। बहुत बिजी आदमी के सारे काम ऑन टाइम पर और परफेक्ट हो जरूरी नहीं है, इसलिए जैसे ही काम बिगड़ा वो क्या करेगा, अपसेट होगा। तो पहला कारण है अति प्रवृत्ति, ओवर एक्टिव रहना, ओवर बिजी रहना, एक क्रोध का पहला कारण है। कई लोग तो रिटायर होने के बाद भी बिजनेस चालू करते हैं,
कई लोग तो जॉब करने के बाद भी साइड में बिजनेस, लोग बिजी रहना चाहते, पता नहीं इतने बिजी, इतने, हालांकि जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, फिर भी निवृत्त रह नहीं सकते, प्रवृत्ति किए बिना रह नहीं सकते। प्रवृत्ति करने का एक नशा है, एक एडिक्शन है, तो कुछ न कुछ प्रवृत्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप को भूल के, अपनी हेल्थ को गड़बड़ करके, अपनी पीस को छोड़ के तुम प्रवृत्ति ही करते रहो और स्वभाव को बिगाड़ते रहो तो समस्या है। दूसरा कारण है अपेक्षा, ओवर एक्सपेक्टेशन। ज्यादा अपेक्षाएं तुम रखोगे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। बहुत सीधा सीधा इलाज है गुस्से को कंट्रोल करना हो, एक्सपेक्टेशन कम कर दो, गुस्सा नहीं आएगा। जितनी एक्सपेक्टेशंस आई उतना इमोशन ज्यादा प्रबल, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन घटाओ। माँ बाप का बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं, हमारा बॉस के प्रति एक्सपेक्टेशन हाई होता है, हमारा सोसाइटी के प्रति एक्सपेक्टेशन हाई होता है। एक दूसरे के हम ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे बाबा तुम्हें क्या करना चाहिए जरा ये तो सोचो। नहीं, उनको ये करना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं किया? और फिर जब नहीं होता है तो हम खुद अपसेट होते हैं। अपेक्षा, जहां अपेक्षा तुम रखोगे वहां तुम्हारी उपेक्षा होगी। उपेक्षा होगी ना, लोग तुम्हें नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए ज्यादा अपेक्षा रखना गुस्से का दूसरा कारण। तीसरा कारण है ईगो। आई एम समथिंग, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। कई लोग हमको पूछते हैं, समन जी मैं मर जाऊंगा तो दुनिया का क्या होगा? मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, तू जा, तेरे कारण तो थोड़ी उपाधि है। मैं नहीं होगा तो क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? तू तेरा संभाल, दुनिया की छोड़। लेकिन कई लोगों को लगता है मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं। अरे पीढ़ियों की पीढ़ियां चलती आ रही है, तुम्हारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तीसरा कारण ईगो। आदमी को इतना डोमिनेंट ईगो होता है, बस बार बार मैं करता है। ईद के दिन बकरा वो पहले कटता है। ईद के दिन कौन सा बकरा पहले कटा जाता है? जो मैं करता है। तो मैं नहीं, मैं कौन होता हूं करने वाला? मैं निमित्त मात्र हूं, सबके सहयोग से काम होता है। तो अपने आप को ज्यादा, खुद को हाईलाइट करना ये अच्छी बात नहीं है। चौथा कारण नेगेटिव थिंकिंग। ये क्रोध का, कई लोगों की एटीट्यूड नेगेटिव होता है, वो हर चीज में नेगेटिव पकड़ेंगे। दाल में नमक कम पड़ा, बस गया, वो गया। चाहे तुझे दाल बनानी नहीं आती, तेरी मम्मी ने क्या सिखाया बचपन में, तू बस फिर उसका चालू हुआ आधे घंटे तक। दाल में नमक कम हो तो ये मत कहो कि दाल में नमक कम है। पॉजिटिव अगर कहना हो तो यूं कहो कि नमक तो बराबर है, नमक के अनुपात में दाल थोड़ी ज्यादा है, नमक तो बराबर है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखो ना। नमक बढ़िया डाला, एकदम परफेक्ट, दाल थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया, और कुछ नहीं है। कितना पॉजिटिव। आदमी को गुस्सा भी नहीं आएगा, दूसरा भी खुश होगा कि मुझे अप्रिशिएट किया। इतनी गलती करने के बावजूद दूसरी बार वो गलती नहीं कर सकता है। लेकिन तुम नुस्ख पकड़ोगे तो फिर और प्रॉब्लम, तुम अपसेट होगे। लोग छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाते हैं। कारण क्या? नेगेटिव अप्रोच। और आदमी पर ही गुस्सा नहीं करता है, आदमी नॉन लिविंग पर भी गुस्सा करता है। गाड़ी लेके जा रहे हैं, बार बार रेड सिग्नल आ रहा, तो रेड सिग्नल के ऊपर गुस्सा। ऊंचा नहीं जाओगा सीट पे। अब तू कितने ऊंचा नहीं चाहो तो जब ग्रीन होगा तब होगा। बेचारी उसको सिग्नल को गुस्सा नहीं आता, वो आराम से फोन किसी से फोन लगा रहे हैं, बार बार वो मिल नहीं रहे तो फोन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ईमेल पे काम कर रहे हैं, ईमेल वर्क नहीं कर रहा तो उसके ऊपर। जो चीज हमारे टाइम पर काम नहीं करती हम अपसेट होते हैं। तो ये चौथा कारण नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग में जब जरा भी हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो हम उसमें नेगेटिव पकड़ के अपसेट होते हैं। हर चीज में तुम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो ना तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। कोई तुम्हारे को कुछ भी करे तुम उसके प्रति पॉजिटिव सोचो, गुस्सा नहीं आएगा। उसका व्यवहार मेरे प्रति गलत है तो वो उसकी बेचारी की कुछ परिस्थिति होगी, कुछ कारण होगा, वो कुछ कर रहा है तो उसकी कुछ कमजोरी होगी। मैं क्यों गुस्सा करूं? देखो एक बीच में एक बात बता दूं, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती दूसरे की है तो तुम्हें
गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलती दूसरे की है ना, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? और यदि गलती तुम्हारी है तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। गलती दूसरे की है तो तुम्हें जरूरी नहीं है, गलती तुम्हारी है तो तुम्हें गुस्से का अधिकार। दोनों परिस्थिति में गुस्सा जरूरी नहीं है। तो ए नेगेटिव थिंकिंग। अब आगे चले, क्रोध की कसौटी क्या, कैसे पता चले कि व्यक्ति ने क्रोध पर काबू किया? उसकी सीधी सीधी कसौटी है कि आदमी प्रतिकूल परिस्थिति में, नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में अगर शांत रह सके, प्रतिकूल परिस्थिति उसके दिमाग को विचलित न करे, तो मानना चाहिए कि उसने क्रोध को काबू में किया। अनुकूल परिस्थिति में कभी गुस्सा नहीं आता। कई लोगों को जिंदगी भर गुस्सा नहीं आता है, तो वो यह न माने कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। अरे बाबा, ये तो तेरा पुण्य है कि तुझे कोई नेगेटिव परिस्थिति नहीं मिली, मन के अनुसार जिंदगी भर होता गया तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। जरा सा प्रतिकूल हो तब पता चले, उस समय परीक्षा होती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति कसौटी है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक राजा ने घोषणा की कि मेरे पास में दो चीजें हैं, एक कांच का टुकड़ा है और एक डायमंड है। दोनों का आकार, प्रकार, रूप, रंग एक जैसा, दूर से पता न चले कि इसमें ग्लास कौन सा है और डायमंड कौन सा है। और उसने घोषणा की कि जो मेरी सभा में इन दोनों की अलग अलग पहचान कर देगा, रिकॉग्नाइज कर देगा कि इसमें कांच कौन सा है और डायमंड कौन सा है, उसको मैं इनाम दूंगा, सम्मान करूंगा। सारे लोग हक्के बक्के रह गए। अरे भाई, परीक्षा कैसे करे, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के सामने देखने लगे। एक पीछे एक पीछे सूरदास जी बैठे थे, अंधे, आंख नहीं थी। उसने सुना, उसने कहा, गुरुजी, राजन, आपकी आज्ञा हो तो मैं ट्राई करूं। लोग सब हंसने लगे कि हम आंख वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये अंधा क्या करेगा। लेकिन कभी कभी अंधा वो कर देता है जो आंख वाले नहीं कर सकते। कभी कभी छोटा बच्चा वो कर देता है जो बड़ा नहीं कर सकता। हम बच्चे को बच्चे समझकर उसके प्रति हम गलत व्यवहार न करें। कभी कभी बच्चा भी बहुत आगे, वो भी कहीं लंबी यात्रा करके आया है जन्मों जन्मों की, उसके भी अपने संस्कार होते हैं। एक बच्चा था, वो सन्यासी आया और सन्यासी ने कहा, ए बच्चा, बता, इस कैंडल में से ज्योत कहां से आ रही, लाइट कहां से आ रही है? ये दिया जल रहा है, उसमें ज्योत कहां से आ रही है? बच्चा होनहार था, टैलेंटेड था। बच्चे ने जवाब नहीं दिया, फूंक मार के दिया बुझा दिया। और बच्चे ने कहा कि लाइट कहां से आती, बाद में बताऊं, पहले आप बताओ, ये लाइट गई कहां, ज्योत कहां चली गई? एक क्षण में आपके और मेरे देखते देखते। सन्यासी जवाब दे नहीं पाया, चुप हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं कहां चली गई। तुम्हें पता नहीं कहां चली गई तो कहां से आई वो पूछने का अधिकार नहीं है। जहां से आई वहीं से गई, शून्य से आई शून्य में चली गई। कहते कि गुरु उसके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने कहा, आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा, क्योंकि तूने मेरी आंख खोल दी। और आंख खोल दे वो गुरु। और गुरु कौन होता है? जो अंदर की आंख, अज्ञान की आंख खोल दे वो गुरु। जहां जहां जाता, लेक्चर देता, लोग पूछते आपके गुरु कौन? वो कहता है 8 साल का बच्चा मेरा गुरु है। मेरी आंख खोल दी उसने। मैं हमेशा पूछने के चक्कर में रहता था, समाधान तो कभी कर नहीं पाता था। आज मुझे पता चला कि मेरा अज्ञान कितना है। तो कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत कुछ जानता। तो सूरदास जी आए आगे, आके दोनों के ऊपर हाथ रखा। ऊपर कांच का टुकड़ा था और उसमें से लाइट, सूरज का तेज प्रकाश गिर रहा था। दोनों के ऊपर हाथ रखा और कहा कि यह है कांच का टुकड़ा और यह है हीरा। राजा ने कहा, तुमने पहचान तो एकदम करेक्ट की, मगर ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है, संयोगिक भी हो सकता है। पहचान की कैसे तूने, ये बता। तो कि सीधी सीधी बात है, इतनी धूप पड़ रही है, उस धूप में जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा, और जो गर्म नहीं हुआ वो हीरा। मैं आपसे पूछूं, आप कांच के टुकड़े हो कि हीरे? हाँ? मौनम सम्मति लक्षण। जो प्रतिकूल परिस्थिति की गर्मी से गर्म हो जाए, ऑपोजिट परिस्थिति की गर्मी आए और तुम गर्म हो जाओ, तो कांच के टुकड़े। और कितनी परिस्थितियों की गर्मी तुम्हारे पर बरसे, तुम ठंडे रहो हीरे की तरह, तो तुम हीरे। हमें बनना है हीरे। कैसी भी परिस्थिति आए, हमारे दिमाग को गर्म न करे।
तो मानना चाहिए। और हो सकता है लोग तो ये मानते हैं कि गुस्से को बड़ी काबू में किया जा सकता है। एक चीज मान के चलो, गुस्से को कंट्रोल करना तो मैनेजमेंट की पहली चाबी है एंगर की, कि आप स्वीकार करो कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने स्वभाव को चेंज कर सकता हूं। स्वभाव नहीं बदलता है, ये धारणा बिल्कुल गलत है, इनसाइंटिफिक है। स्वभाव बदला जा सकता है, क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये देखो अंगुली उधर कर रहे हैं, मुझे पता था कि कब शुरू होगा। तो ये क्रोध की कसौटी है। अब क्रोध दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट। दो प्रकार के गुस्से, एक्टिव और पैसिव। कुछ लोग एक्टिव गुस्सा, एक्टिव यानी ऊपर ऊपर से गर्म होते हैं मगर दिल साफ होता है। कुछ लोग बोल देते, बोलने में रफ होते हैं लेकिन दिल में पाप नहीं, साफ साफ बोल देते, रखते नहीं है, बिल्कुल अपरिग्रही, कुछ रखते ही नहीं, जो बोल दिया। फिर सामने का जो होश हो उसने तो निकाल दिया अपना। ये एक्टिव एंगर, ऊपर से गर्म अंदर से ठंडा। दूसरा पैसिव एंगर, ऊपर से ठंडा अंदर से। पैसिव एंगर बोला ऊपर ऊपर से बहुत शांत बैठे, अब देखना भगवान का आदमी लगेगा लेकिन अंदर अंदर ऐसा प्लानिंग कर रहा होगा, ऐसी दूसरों के प्रति हेट भावना रखता होगा। खड़ा कुछ लोग होते हैं अंदर 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 जलते रहते हैं और ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसका बदला लिए बिना रहूंगा नहीं, ऐसी चिंतन धारा रखते हैं। ये सब ऊपर से तो गुस्सा नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर से तो कायर है ना, मैं गुस्सा करूंगा कुछ गड़बड़ होगा छोड़ो, पर अंदर अंदर से जो ऊपर से नहीं कर पाता है अधिकतर वो अंदर में चलता रहता है। अधिकतर जिसका ऊपर और अंदर दोनों नहीं है वो तो महान आदमी है, लेकिन अधिकतर जो ऊपर से शांत होते हैं प्राय अंदर अंदर अंदर, फिर एक साथ जब मौका मिलता है ना, एक साथ सारा कचरा निकलता बाहर। तो ये दो गुस्सा। कैसे एग्जांपल दूं आपको? एक, आपने कभी स्टील की प्याली में चाय पी हो? स्टील की प्याली में चाय डालो तो तुरंत पियोगे तो प्याली की गर्मी से होठ जलेंगे, पी नहीं सकते, गर्म होता है ना। अपने को सोचता है अरे चाय गर्म है, थोड़ी ठंडी होने दो, थोड़ी ठंडी होने देंगे फिर पिएंगे तो और गर्मी से रका भी गर्म हो जाएगी, प्याली गर्म हो जाएगी। अंत में होता क्या है कि ठरने ठरने में चाय एकदम ठंडी हो जाती है किंतु प्याली गर्म, पी नहीं सकते, पियो तो होठ जले। तो कुछ लोग प्याली की चाय जैसे होते हैं, ऊपर से गर्म अंदर से चाय की तरह ठंडे। प्याली गर्म चाय ठंडी, ऐसे ऊपर से जीभ गर्म मगर दिल नरम। और कुछ लोग होते हैं आलू बड़े जैसे। आलू बड़े खाए आपने? जैन लोग तो आलू बड़े नहीं खाते ना, जैन लोग खिलाते नहीं है, खाते जरूर है। हाँ होशियार बहुत है, वो सोचते अरे हमारा सब जैन धर्म कंदमूल जमी कंदे, वो खिलाते नहीं है मगर खाते तो सब है, कौन नहीं खाता है? तो आलू बड़े आपने कभी खाए हो? इंडिया में दो दोस्त थे, वो आलू बड़े, संडे के दिन था, गया पिकनिक पे, ऑर्डर दिया 2 प्लेट आने दे, दोनों ने। हमें एकदम भूख लगी थी और एक ने उठा के डाला मुंह में ठंडा समझकर, मगर ऐसा लाल गरम था, पूरा तालवे पर मावा चोटा मसाला और 2 फुट ऊंचा हो गया, आंख में नाक में पानी 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 हो गया। इतना गरम खाया तो पानी निकले। दूसरे को पता नहीं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। दूसरे ने पूछा कि अरे भाई आलू बड़े खाते खाते तेरी आंख में आंसू, क्या बात है? उसने बात घुमा दी, उसने कहा मुझे मेरे स्वर्गस्थ पिताजी की याद आ गई। स्वर्गस्थ पिताजी की याद कैसे? तो कि उनको आलू बड़े बहुत भाते थे, जब जब मैं खाता हूं तो उसकी याद आ जाती। अच्छा, यूं करके उसने भी मुंह में डाला और वो तो 5 फुट ऊंचा हुआ। उसको पता नहीं था कि क्या चक्कर है, उसने बात घुमा दी ना, छुपा दी। आंख में नाक में पानी पानी पानी। अब बारी पूछने की उसकी आई, उसने कहा मैं रोया तो रोया, तू क्यों रोया? तो कि मुझे तेरे बापा याद आ गया। तो कि क्यों? तो कि तेरे जैसे को जन्म दिया, सीधे ढंग से बोलने, गरम है, मैं तो नहीं खाता। बापो याद आवी गयो वालो हाली निकलियो छे एम के भाई गरम से हूं तो ना खाऊं, ठंडू समझीने मैं मोड़ा बना। तो कुछ लोग आलू बड़े की तरह होते, ऊपर से ठंडे लगते हैं मगर अंदर से गरम। ऊपर से बॉडी ठंडी, अंदर से मावा गरम। ऐसे ऊपर से हम ठंडे होते मगर अंदर से बहुत गरम। जिसको हमारे जैन शास्त्र में कहा अनंतानुबंधी क्रोध, जन्मों जन्मों तक उसकी परंपरा चलती है।
जो गुस्सा अंदर रह जाता है किसी के प्रति, वो एक जन्म नहीं बहुत जन्मों तक साथ चलता है। इसलिए सावधान उस पैसिव एंगर से। ये दो प्रकार के गुस्से। एक अगला प्रश्न पूछूं, आपको ज्यादा तकलीफ किस में होती है? शांत रहने में ज्यादा तकलीफ कि गुस्सा करने में? है इस बार नया जवाब मिला मुझे। शांत रहने में कोई तकलीफ, आराम से मैं शांत बैठा हूं, शांत, कोई क्या तकलीफ। गुस्सा करने में कितने तकलीफ, शब्द खराब लाओ, होठ फड़फड़ाओ, जीभ लड़खड़ाओ, हाथ पग कांपने लगे, हार्ट बीट तेज हो जाए, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाए, कितनी तकलीफ उठा के आदमी गुस्सा करता है। शांत होने के लिए कोई प्रॉब्लम, फिर भी आदमी गुस्सा करता है। झूठ बोलने में ज्यादा तकलीफ के सच बोलने में? है? सच बोलना सीधा सीधा साफ है, 2 + 2 = 4, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। झूठ बोलने में तो प्लान करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। 2 + 2 11 करना हो तो कैसे करेंगे? तो योजना बने, कहीं ना कहीं काला धोला करना पड़ेगा ना। सच बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, झूठ बोलने में। इसलिए कई बार मैं कहता हूं झूठ बोलने की दिक्कत है, बोलना झूठ। याद शक्ति मजबूत हो ना, स्ट्रांग हो तो झूठ बोलना, याद शक्ति कमजोर हो तो झूठ मत बोलना, क्योंकि फंसोगे तुम। किसके साथ क्या बात की थी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ना, इसलिए मेमोरी तेज होनी चाहिए थोड़ी। तो क्रोध में तकलीफ ज्यादा है। भगवान महावीर ने कहा है कि क्रोध करने से प्रेम का नाश होता है। कोहो भीम पणा से ही क्रोध से प्रेम नष्ट होता है। वेयर देयर इज एंगर देयर इज नो लव मोर। वहां प्रेम नहीं टिक सकता है, प्रेम खत्म हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटुकाय, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा इतना पतला है कि तुम क्रोध की तलवार लेके मत काटो, काटने जाओगे तो जुड़ेगा नहीं, और जोड़ने जाओगे तो गांठ पड़ जाएगी। या आपसी संबंधों में प्रेम का तांता बहुत पतला होता है। आदमी कब रिलेशन बिगाड़ दे एक क्षण लगती है। जरा सा आवेश आया, जरा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और गए काम से। तो सावधान। अब उपाय क्या? हाउ टू कंट्रोल द एंगर। एक बात मैंने देखी है, एक्टिव पैसिव एंगर है ना, इंडिया में अधिकतर मैंने देखा पैसिव एंगर ज्यादा होता है, और अमेरिका में मैंने देखा एक्टिव एंगर ज्यादा होता है। एक्टिव एंगर मीन शॉर्ट टेम्पर, अपसेट, एक शब्द बहुत चला, अपसेट, शॉर्ट टेम्पर। इंडिया में गुस्सा करते तो पूरा करते, फिर एक एक 2-2 3-3 जन्म तक खींचते। मैं उसके घर पानी नहीं पीऊंगा, जीवन भर का त्याग है, मेरे भाई ने जो मेरा बिगाड़ा है 7 जन्म में छोड़ूंगा नहीं। अब देखना उनके डायलॉग, लोग हमारे पास आते ना, सब सुनाते रहते। महाराज साहब मेरे भाई की हालत क्या आपको पता है? मैंने कहा पता नहीं, वही ठीक है, मुझे क्या जान के करना है, तेरा भाई तू जान, तेरा काम जाने। लेकिन लोग इतनी नफरत रखते हैं, और यहां पर लोग बहुत मैंने देखा है, बुरा मत मानिएगा, अमेरिका में लोगों को जल्दी अपसेट किया जा सकता है इजीली, एक क्षण में। अगर यहां पर आप कोई आदमी ये कहे कि मुझे कोई अपसेट नहीं कर सकता है, 3 मिनट में आप उसको अपसेट कर सकते हैं। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आई, यहां पर लोग इतने सुविधा में जीने की आदत पड़ जाती है, तो जरा सी भी सुविधा में कुछ गड़बड़ हुई, जरा सी लाइट चली गई, हाय हाय महाभारत मचा देंगे। और इंडिया में तो रोज का धंधा है, बेचारे मजे से जी रहे हैं, लाइट नहीं होती तो ज्यादा रिलैक्स होते हैं। और यहां जरा सा कुछ होता है तो पूरा तंत्र सारा अस्त व्यस्त हो जाए, क्योंकि एक बार सुविधा में जीने की आदत हो जाती है, उसके बाद जरा सी उसमें गड़बड़ होती है, आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता। अभी बता रहे थे भाई, हम जिसके वहां ठहरे वहीं लाइट है ही नहीं, तो भाई बता रहे थे कि पहले दिन तो नींद नहीं आई, दूसरे दिन खाना नहीं भाया, अब आज चौथा 5वां दिन अब एडजस्ट हो गए। एडजस्ट होने में 5 दिन तो लगते ही है, अब एडजस्ट हो गए। तो ये लोग जल्दी अपसेट हो जाते हैं। जरा से गाड़ी लेके ड्राइव करके जॉब जाने के लिए निकले और चाबी से स्टार्ट कर रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बस गए। आप देखो उस समय उसका चेहरा पहचान नहीं पाओगे, वही व्यक्ति है। छोटी छोटी बात में जो भी काम आप करना चाहते हैं, आपका मन में यह भाव है कि समय पर होना चाहिए, अभी अभी इंस्टेंट, और नहीं हुआ, क्या होगा?
अपसेट। आपका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता, मुझे मालूम है, वो आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट के बाद फिर नॉर्मल। लेकिन ऐसी कितनी परिस्थितियों में अपसेट होते हैं, जरा सा किसी ने मेरी बात नहीं मानी, गए, काम नहीं हुआ तो गए, खाने पर समय पर भोजन नहीं मिला तो गए, बराबर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो गए। छोटी छोटी हम कब तक परिस्थितियों को कंट्रोल करेंगे? आखिर तो खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। गुस्से का लॉजिक मैंने आपको बताया ना, गुस्सा करने वाला का लॉजिक क्या है? मैं तो बढ़िया हूं, बस लोग ही ठीक नहीं है। एक बहन ने कहा मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मैंने कहा कब तक? तो कोई छेड़े नहीं तब तक। छेड़े फिर मैं नहीं चूकती हूं, फिर तो मैं पूरा मजा चखाती हूं, लेकिन बाकी मुझे गुस्सा नहीं। तब यूं बाकी में कब आए? एक कुआं हो, कुआं, उस वेल, उस कुएं में पानी नहीं हो, आप बकेट डालो, उस बकेट में पानी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अंदर नहीं है। कुएं में पानी भरा पड़ा है, आप बकेट डालो और उसको भरो, खींचो, पानी आएगा कि नहीं? आएगा। तो एक बकेट में पानी आया, एक में नहीं आया, उसमें दोष बकेट का कि कुएं का? बकेट इज द जस्ट टूल्स, मीडियम। अंदर जो होगा बकेट तो वो बाहर लाएगी ना, बकेट तो बेचारी माध्यम है। दोष कुएं का, कुएं में पानी होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इन द सेम वे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज द वेल। हम सब कुएं के समान है। बाहर की सर्कमस्टांसिस, परिस्थिति क्या है? बकेट की तरह। जैसे ही किसी ने कुछ किया और हमको गुस्सा आया, इसका मतलब उसने डाली बकेट और हमारे अंदर जो था वो बाहर आया। गुस्सा था तो गुस्सा बाहर आया, भय था तो भय आया, निंदा थी तो निंदा आई। दूसरे ने तो बकेट डाली सिर्फ, तो जिसने बकेट डाली उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? तुम्हारे अंदर क्रोध बैठा है इसलिए उसमें भर के आया बाहर। अंदर हो ही नहीं क्रोध, कोई कितना ही अपसेट कराए। बुद्ध को कितनी गालियां लोग देते थे, बुद्ध हंसते थे। महावीर को कितने लोगों ने छेड़ा, महावीर ने उसके प्रति भी क्षमा भाव रखा। कारण क्या? उसके अंदर वो क्रोध का अंगारा नहीं था। इसलिए तुम क्या हो वो इंपॉर्टेंट है, बजाय दूसरा तुम्हें क्या कराता है। दूसरा तो कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो अब उसको कंट्रोल करने की कुछ चाबियां दे दूं मैं आपको, फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बात करेंगे। थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर भी मैं चाहता हूं कि हो। पहली बात, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। सबसे पहली चाबी, देखो इसके पहले भी एक चाबी लगानी पड़ेगी आपको, और वो ये है कि जिसको भी गुस्सा आता हो वो ये स्वीकार करे कि मुझे गुस्सा आता है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो ना। लोग स्वीकार नहीं करते, मुझे नहीं आता है। एक गुस्सा थोड़ा है तो पावर है, पावर तो होना चाहिए ना। गुस्से को पावर का रूप देंगे, अब वो गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे पहली चाबी है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंगर इज माई वीकनेस। मुझे गुस्सा आता है। लोग स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे क्या आता है, मैं गर्म कहां हुआ, तो तुझे लग रहा है ऐसा। और उसको बेचारे को कैसा लगेगा? तुम गर्म हो गए तभी लगेगा ना। तो पहली बात है स्वीकार करो। अब डॉक्टर के पास जाओगे ना, अपनी बीमारी को छुपाओगे तो इलाज होगा? यू हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे ये बीमारी है, तभी जाके उसको क्योर किया जा सकता है। तो पहली बात है अपनी गलती, अपनी वीकनेस को स्वीकार करो कि मेरे को गुस्सा आता है। यस यू आर राइट, मुझे आता है। तो फिर आगे की चीज काम करेगी। आप अगर मानोगे ही नहीं कि मुझे आता है तो कोई चीज काम नहीं करेगी। तो पहली चाबी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। रात को सोने जाओ, आंख बंद करके सोचो आज दिन भर कैसा गया, आज किसी पर गुस्सा किया, क्यों किया, कितना किया, क्यों किया, व्हाई, व्हाट इज रीजन। तो ये आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सेल्फ कंटेम्पलेशन करोगे, तो आप अपने गुस्से को धीरे धीरे काबू में कर पाओगे। दूसरी चाबी, रात को सो के 1 मिनट करना है, सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके आज का दिन, जैसे अपने पूरे दिन भर को देख लो, आज कितनी बार अपसेट हुए और क्यों। बस भले गुस्सा कंट्रोल में नहीं, कम से कम देख तो लो कि मैंने 3 बार आज गुस्सा किया, बस दैट्स इट, वो काम करेगा। दूसरी चाबी डीप ब्रीदिंग। एवरी डे आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। सुबह उठ के खाली पेट धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग। ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि आपको फिर गुस्से में वो नहीं लाने देगी। क्यों? क्योंकि गुस्से को आने के लिए, प्रकट होने के लिए व्हीकल चाहिए। गुस्सा भी यूं प्रकट नहीं होता, गुस्से को भी ट्रैवलिंग करने के लिए व्हीकल चाहिए, और उसका व्हीकल क्या है? शॉर्ट ब्रीदिंग। शॉर्ट ब्रीदिंग के ऊपर बैठकर गुस्सा आता है। शॉर्ट ब्रीदिंग ना मिले तो गुस्सा
सक्सेस नहीं होगा। आप लंबी ब्रीदिंग चलने दो, डीप ब्रीदिंग चलने दो, गुस्सा बाहर प्रकट ही नहीं होगा। अब देख लो, जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, श्वास क्या होता है, फास्ट हो जाती है, एकदम फास्ट स्पीड में। आप डीप लेने की आदत डाल दो तो कभी आप अपसेट नहीं हो सकते। ये दूसरी चाबी। तीसरी चाबी है मौन व्रत। रोज नियम करो, मुझे आधा घंटा 1 घंटा मौन रहना है। मौन व्रत। कई लोग कहते हमारे दिन भर अकेले बैठे रहते घर में, चुप ही तो रहते हैं। वो मौन नहीं है, चुप रहना मौन नहीं है। समझना, बात समझना। आप घर में हैं, अकेले बैठे हैं, आप बोल नहीं रहे, क्या ये मौन है? नहीं, क्योंकि फोन आएगा तो क्या करोगे, उठाओगे। कोई घर में आएगा तो क्या करोगे, दरवाजा खोल के बात करोगे। मौन का मतलब है संकल्प पूर्वक कि 6 बजे है, 7 बजे तक 1 घंटा मौन, मुझे बोलना नहीं है। ये मौन है। ये मौन करने से मन शांत होता है। मौन से मन शांत होता है। न बोलना मौन नहीं है, संकल्प पूर्वक न बोलना ये मौन है। कोई नहीं हो और न बोलना, ये तो तुम्हारे लिए बोलने का लिए कोई अवसर नहीं है, इसलिए तुम चुप हो। ये मौन नहीं है, तो मौन व्रत। चौथी चाबी, अस्वीकार करो। किसी के नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट मत करो मेंटली। हम स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा उसने ऐसा किया, ठीक, बस फिर अपसेट हो। कोई ने किसी ने कुछ कहा ना, अब उसको डोंट एक्सेप्ट इट मेंटली, अब उसको इग्नोर करो। सिंपल भाषा में क्या, उसके नेगेटिव बिहेवियर पर तुम ध्यान मत दो। डोंट ट्राई टू गिव द अटेंशन टू देम। अस्वीकार करो, दैट्स ओके, होता है कोई बात। उपेक्षा करो, नेग्लेक्ट करो उसको, तो गुस्सा नहीं आएगा। हम दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। उसने ऐसा किया ना, क्यों किया, तुमने उसके प्रति फिर आवेश में आए, इसका मतलब तूने उस व्यक्ति के व्यवहार को इंपॉर्टेंस दिया। हम दूसरे के गलत व्यवहार को इंपॉर्टेंस क्यों दे, किया, दैट्स ओके। तुम उपेक्षा करोगे ना, वो व्यक्ति तुम्हें माफ नहीं करेगा, देखना, क्योंकि उनको लगेगा मैंने इतना कुछ किया और ये कुछ बोल ही नहीं रहा। उसकी नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन आके हाथ जोड़ के क्षमा मांगेगा कि सॉरी, मैंने कल आधा घंटा तुम्हें बड़बड़ बहुत किया, लेकिन तुम कुछ बोले ही नहीं। और उसके साथ उसके जैसे हम हो जाते, जिसके साथ जैसे होगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या। मैं कई बार इंडिया में कहता हूं, एक रिक्शा वाले को भी गुस्सा आता है और एक बहुत बड़ा एजुकेटेड व्यक्ति उसको भी गुस्सा आता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क क्या। पढ़े लिखे आदमी को तो सेल्फ को कंट्रोल करना चाहिए, उसको भी आता है, उसको तो रिक्शा वाले और पढ़ा लिखा आदमी गुस्से के मामले में एक जैसे। मेरे ख्याल से पढ़े लिखे आदमी को ज्यादा गुस्सा आता होगा, पता नहीं, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है ना। तो अस्वीकार करो। कोई भी व्यक्ति बुद्ध के पास आता, कुछ करता तो बुद्ध हंसते। बुद्ध की एक चाबी थी गुस्सा कंट्रोल करने की, कोई भी कुछ करते तो बुद्ध हंसते, स्माइलिंग करते। ये आपको भी दे रहा हूं, वाइफ बहुत गुस्सा करे तो हस्बैंड कर दो, बस इतना। आप देखना, वो सोचेगा मैं तो इतना बड़बड़ करके निकाल दिया। जरा सा कोई कुछ भी, हम बहुत बोल बड़बड़, पहले सुन लो, जरा बराबर सुन लो, पहले सुन लो, फिर बस है कर दो, कम हो जाएगा। एक अक्षर तुम्हारा दूसरे के गुस्से के लिए काफी है, निकाल दो उसको, उस पर ध्यान मत। तो बुद्ध के पास कई लोग आते, मारते पीटते, बुद्ध हंसते। उसके सामने पास में शिष्य था, वो कहता था आनंद कि गुरुजी तुमको गुस्सा नहीं आता, मुझे मौका दो, मैं जरा इसको चुप कर दूं। तो तू बीच में क्यों आता, तेरे पे कर रहा है, क्वाइट, मैं संभालूंगा। पर आपको गुस्सा आता नहीं, कारण क्या है, आप इतना धीरज कितना रख पाते हो। तो कि सीधी बात, इसमें कोई मैं बड़ी साधना नहीं कर रहा हूं। अभी एक बहन भोजन लेके आई थी अपने को भिक्षा बेराने, अमन ने ऑलरेडी खाना खा लिया था, उसका भोजन हमने नहीं लिया। वो भोजन किसके पास रहा, जिसका भोजन हमने स्वीकार नहीं किया, किसके पास रहा, उसी के पास। उसके पास भोजन था, हमने स्वीकार नहीं किया, उसके पास रहा। इसके पास गालियां थी, हमने स्वीकार नहीं की, किसके पास रही, उसके पास। हम स्वीकार करें तो अपनी हो ना, हम लोग स्वीकार कर लेते, यही दुख है। अब देखना कई लोग वो तैयार बैठे, कुछ बोलेंगे तो एक जो ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे, अच्छा वो सब अंदर गार्बेज उतारेंगे, उसको निकाल दो, उसको ध्यान ही मत दो उस पर, गुस्सा आएगा ही। अस्वीकार भाव, समझ गए अस्वीकार भाव सूत्र। आगे चलूं, दूसरों की परिस्थिति को समझो। आपको गुस्सा आता है
तो आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो? वैसे दूसरे को भी गुस्सा आता है तो तुम उसकी परिस्थिति को समझो कि वो गुस्सा कर रहा है मेरे पर, तो उसका कोई कारण होगा, उसकी कोई कमजोरी होगी, उसकी कोई परिस्थिति खराब होगी, कोई ना कोई रीजन होगा, तभी वो अपसेट हो रहा है ना। तो आप उसकी पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उस पर दया आएगी बजाय गुस्सा आए। समझ रहे? हम दूसरे की परिस्थिति समझ ले कि वो क्यों कर रहा है, जरा उसको नोटिस करे ध्यान से, तो तुम शांत रह सकते हो। तत्काल प्रतिक्रिया न करे जब भी गुस्सा। एक सिंपल मास्टर की है, 5 मिनट वेट करो। जब भी कोई तुम्हें कुछ बोले, तुमको गुस्सा आ रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, गुस्सा आ रहा है, 5 मिनट वेट करो। कितने मिनट? सिर्फ 5 मिनट। मैंने ऊपर लिखा मौन करो। वो अमेरिका में मैं कहता हूं मौन यूं मत करो चलेगा। मौन कब करना? जब तुम्हारी आपकी कोई बात ना माने, तब क्या करना? तब मौन करने का सबसे बढ़िया टाइम। आपकी बात नहीं मान रहा, आपको सुन नहीं रहा है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा। और गुस्सा आएगा तो कुछ बोलोगे। गुस्सा और बोलने का गठबंधन है। गुस्सा आएगा तो बोले बिना आदमी रहेगा नहीं। गुस्से का और जीभ का गठबंधन है। मैं कई बार कहता हूं, जब आदमी जिससे गुस्सा करता है तो उसके साथ खराब संबंध होते हैं, और खराब संबंध बनते हैं तो 2 काम होते हैं, उसके घर का खाना बंद करते हैं और उसके साथ बोलना बंद करते हैं। ठीक है? ये बोलना और खाने का संबंध किसके साथ है? बोलना बंद, जीभ खत्म, खाना बंद, ये जीभ का व्यवहार बंद हो गया। और जब आदमी किसी से वापिस क्षमा याचना करके, मिच्छामि दुक्कडम करके, जो गलती की थी पाप धो के वापिस एक होता है, तो 2 काम करता है, उसके घर चाय पिएगा, खाना खाएगा और उसके साथ बोलेगा। तो सीधा गुस्से का संबंध है हमारी जीभ के साथ। इसलिए हम तत्काल प्रतिक्रिया न करें। वेट फॉर ए मिनट, थोड़ा रुक जाओ, फिर जवाब दो, सोच के जवाब दो, चिंतन पूर्वक जवाब दो। इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। एक सूत्र पकड़ो, मुझे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। अरे 5 मिनट ज्यादा हो जाएगी आपके लिए, 24 सेकंड रुक जाओ। कितने सेकंड? उनको बोलना आप जाना मत, गुस्सा करूंगा अभी, पहले घड़ी देख लो, 24 सेकंड रुक जाना, फिर मैं तेरे पर अटैक करता हूं। 24 सेकंड के बाद गुस्सा नहीं आए। वो तो उसी समय आता है। ब्लड गर्म हो गया ना, स्विच चालू किया तभी बल्ब चालू होता है, उसके बाद थोड़ा चालू होगा। वैसे ही किसी ने हमको दबाया तो हम चालू हुए। तो रुक जाओ, प्रतिक्रिया मत करो, रिएक्ट मत करो। अगली चाबी, धीमे बोलो। ये सब मास्टर की है। कोई भी एक लगा लेना, इनफ है। कोई भी एक। सब इसलिए सब बता रहा हूं कि किसको क्या लगेगी वो अपनी अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंड है। एक लगाना कोई भी तो इनफ है। धीमे बोलो। आज तक मैंने धीमे बोलने वाले को गुस्से में होते नहीं देखा। आपने देखा कभी कोई आदमी धीमे बोल रहा और गुस्सा कर रहा हो? धीमा बोलना और गुस्सा दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। जब आदमी को गुस्सा आएगा धीमे बोल सकता है। इसलिए मैं मजाक में कहा करता हूं, गुस्सा करना हो तो करो, खूब करो, धीमे बोल बोल के करो। धीमे बोल ए અહીંયા આવતો મારું સાંભળતો કેમ નથી? તને કેટલી વાર કીધું આ કામ કેમ નથી? આમ ધીમે ધીમે બોલો તો બીજાને તમારો ગુસ્સો બહુ ગમશે। આમ आपको दूसरे का गुस्सा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। थोड़ा और करे तो अच्छा, कितना मिठास से कर रहा है। धीमे धीमे बोल के करो, प्यार से, मिठास से। हम बहुत ज्यादा आवाज करते, वही तकलीफ है। तो धीमे बोलने की आदत है। कब कब धीमे बोलना? गुस्सा है तब नहीं, सुबह से शाम तक जब भी बोलो धीमे बोलो। एक वीक का संकल्प कर लो। जिसको भी गुस्सा आता है चाबी लगाओ। सबसे इजीएस्ट चाबी है और सबसे इफेक्टिव। धीमे, गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वाणी को कंट्रोल किया जा सकता। धीमे बोलेंगे, ठीक है। मुझे यहां से वहां तक किसी को बात सुना नहीं तो इतना ही बोलूं कि वहां तक सुनाई दे, फिर उतना ना बोलूं कि फिर ऊपर वाला नीचे उतर के आ जाए, उतना ना बोलो। मैं धीमे बोल। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो व्यक्ति जितना हाइपर होता है हर काम करने में, उतना उसको आवेश ज्यादा आता है। जल्दी जल्दी खाने वाले को गुस्सा ज्यादा आता है। मैंने नोट किया है। जल्दी जल्दी चलने वाले को गुस्सा ज्यादा आता है। जल्दी जल्दी बोलने वाले को गुस्सा ज्यादा आता है। जो हर काम जल्दी जल्दी करेगा लगभग उसका स्वभाव गर्म होगा। अब देखना। और ये भी चाबी लगा लो। गुस्सा आता है ना, कोई बात नहीं, अपने को गुस्से पर कोई काम ही नहीं करना। दूसरी चीज पर कल से प्रैक्टिस करो। धीमे धीमे खाएंगे, खाने में 25 मिनट लगाएंगे, हो सकता है।
और देखो फिर आपको गुस्सा आता है। धीरे धीरे खाओगे ना, चबा चबा के धीरे 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 गुस्सा आएगा। चलो धीरे 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 शांति से। हाँ, काम हो, जल्दी पहुंचना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, लेट हो रहे हो तो बात अलग है। कभी सभी कई लोग तो कोई काम नहीं तो भी दौड़ते रहते। अरे कहाँ जाना बाबा, दौड़ते रहते। ये आदत, हैबिट, आदत से लाचार। आज से एक संकल्प करो, इस प्रवचन में कुछ पकड़ के जाओगे कि ऐसे जाओगे। एक भाई ने मैंने कहा कि तुम 5 दिन में लेक्चर सुनो, तुम बहुत चेंज हो गए, ऐसा लग रहा है। तो क्या करे, होना ही पड़ेगा ना। मैंने सोचा कि मैं 2-2 घंटा लेक्चर सुनूंगा और अगर एक भी बात पकड़ के जाऊं नहीं तो मैं तो मूर्ख माना जाऊंगा कि 2 घंटा किया क्या मैंने बैठ के। इसलिए 1-2 बात मैंने नियम किया, हर लेक्चर में एक बात लेके जाऊंगा। बातें सारी सही है, मेरे लिए एक बात इनफ है, एक बात पकड़ लो। और ये बात पकड़ सके तो ये बहुत बढ़िया होगा कि हर काम धीमे धीमे करना, बजाय कभी रिक्वायरमेंट जल्दी करना पड़े, वो अलग बात है। वो तो आवश्यकता है, हैबिट नहीं है। हैबिट नहीं होनी चाहिए। खाओ धीमे धीमे। कई लोग तो खाना लेके अभी टेबल पे रखा नहीं, उसके पहले खाना शुरू कर देंगे, बैठेंगे बाद में, सीधा शुरू आए और फिर बैठेंगे। अरे भाई पहले बैठ, तू हाथ धो, जरा नवकार मंत्र गिन। ये परंपरा इसीलिए है। हम कहते हैं खाने के पहले 3 नवकार मंत्र गिनना। ये जो भी अपने धर्म का मंत्र हो, खाने के क्यों खाने के पहले गिनना? इसलिए कि पहले गिनोगे ना तो थोड़ी धीरज आ जाएगी, थोड़ा हड़बड़ापन कम हो जाएगा। इसीलिए वो तुम्हें ब्रेक मारता है नवकार मंत्र, और कुछ नहीं है। वेरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जरा नवकार गाड़ी चलाओ ना, 1 नवकार मंत्र गिन लो तो तुम्हारी देखना एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबेगा और बस बैठते ही सीधा हिला, जैसे युद्ध में ना जा रहे हो। कहां जाना बाबा, पहले नवकार मंत्र गिनो, 1 नवकार मंत्र गिनो। देखना आपकी ड्राइविंग बदल जाएगी। हर चीज में धीरे धीरे, पहले रुक के फिर शुरू करो। तो धीमे बोलो, ठीक है, धीमे बोलो। लिखा है हर काम धीमे, खाना धीमे धीमे, चलना धीमे धीमे, बोलना धीमे धीमे, हर काम। आगे चले, स्थान छोड़ दो। गुस्सा है तो क्या करो, लीव द प्लेस। गुस्सा है तो जगह छोड़ दो, हटो वहां से। लिविंग रूम में गुस्सा कर रहे तो किचन में चले जाओ, किचन में आए तो टॉयलेट में चले जाओ। कहीं भी डोंट स्टे एट दैट प्लेस वेयर पीपल आर एंग्री। वहां खड़े मत रहो। हम खुद नहीं जाते, हम दूसरे को, ये जाता है कि नहीं तो हम दूसरे को भगाएंगे, खुद नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम ये है ना, खुद क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ईगो का सवाल है। मैं क्यों जाऊं, मैं हारा क्या, मैं कोई कमजोर थोड़ा हूं। गुस्सा नहीं करता वो आदमी कमजोर माना जाए? वो तो बहादुर आदमी है। छोटी छोटी बात में उबल पड़े, उससे कमजोर आदमी और कौन। तो स्थान छोड़ दो। अगला सूत्र, ठंडा पानी पी लो। ये छोटे छोटे उपाय हैं। मेन तो ऊपर वाले ज्यादा काम के हैं, छोटे वाले ब्रेक मारने के लिए, अपसेट होने के लिए ये नीचे वाले, और परमानेंटली क्योर करने के लिए ऊपर वाले। मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो ठंडा पानी, गुस्सा आए 1 गिलास पानी पी लिया, ब्लड सब ठंडा साफ। फिर बैठ जाओ। गुस्सा है तो क्या करो, बैठ जाओ। आप कहेंगे बैठे बैठे आए तो खड़े हो जाओ। बैठे बैठे गुस्सा नहीं आता है। आज तक कभी बैठे बैठे गुस्सा नहीं आता है। हाँ, गुस्से की शुरुआत बैठे बैठे हो सकती है, शुरुआत, लेकिन पूरा गुस्सा निकालना है तो आदमी क्या करेगा, बैठा हुआ होगा तो खड़ा हो जाएगा। बोल अब क्या कहना, बोल, बस अब गया। वो खड़े खड़े पावर निकलता गुस्से का, बैठे बैठे पूरा कन्वीनियंस नहीं है गुस्से के लिए। और मैं तो कहता हूं सबसे बढ़िया तो लेट जाओ, लेट के कभी गुस्सा नहीं आ सकता है। मैंने तो आज तक किसी के हिस्ट्री में नहीं पढ़ा, हिस्ट्री में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा कि लेटे लेटे कभी किसी ने गुस्सा किया। अब लेट जाओ, लेट के गुस्सा क्यों नहीं देखा, अब पूरी एनर्जी शक्ति में फैल गई, पूरी बॉडी में एनर्जी एक जगह फोकस नहीं हो पाती तो गुस्सा आता ही। उसके लिए हम ताकत चाहिए ना, शरीर में शक्ति फैल गई, गुस्सा कहां से आएगा। लेट जाओ। गुस्सा है तो बेडरूम में जाके 1 मिनट लेट जाओ, क्या खत्म गुस्सा। तो ये छोटी छोटी चाबियां हैं जिसके द्वारा आदमी गुस्से को वश में कर सकता है। सबसे बड़ी चाबी है, मैंने आपको सारा बताया, धीमे बोले, चुप रहे। चुप रह नहीं पाते मौके पर, यूं तो चुप रहते दिन भर, मौके पर नहीं रह पाते हैं। एक वाइफ थी, वो मंदिर जा रही थी, उसने कहा हस्बैंड को, कहा मैं मंदिर जा रही हूं आज। हस्बैंड ने कहा आज क्या बात है अचानक? पूछा क्यों, तो कि घर में अशांति रहती है ना, शांति का मंत्र पूछने जा रही हूं। हस्बैंड ने कहा मुझे ही पूछ ले शांति का मंत्र, तू चुप रहे, वही शांति का मंत्र बाबा, उसमें भगवान का माथा खाने की क्या जरूरत है, तू चुप रहे, शांति का मंत्र, घर में शांति, बार बार दिन भर चालू शांति का मंत्र। बस बात पूरी करूं, टाइम हो गया है।
अंत में एक बात कह दूं, कहते हैं कि बाप नरम और बेटा गरम तो घर में रहे धर्म। बाप नरम, ध्यान से रुकना, 3 स्टेटमेंट है, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। बाप नरम बेटा गरम तो घर में रहे धर्म, और बाप गरम बेटा नरम तो घर में रहे शर्म, और बाप भी गरम बेटा भी गरम तो फूटे दोनों के, ये तो सब मालूम ही आपको, देखो धड़ाक से बोले सब, और दोनों नरम तो मिट जाए मन का भरम। अगर दोनों नरम हो तब तो बात ही क्या, लेकिन एक गर्म हो तो दूसरा ठंडा हो जाए थोड़ी देर, दूसरा गर्म हो तो पहला ठंडा हो जाए, तो बस दोनों एक साथ मत टकराओ। एक समझदार आदमी उस समय चुप हो जाए, संभाल ले उस क्षण को। मैं कहा करता हूं, भाई लोगों को चाहिए कि बहनों की सुबह संभाल ले, और बहनों को चाहिए कि भाइयों की शाम संभाल ले। अगर एक दूसरे का टाइम संभाल ले तो गुस्सा, क्योंकि बहनों को गुस्सा कब आता है? सुबह सुबह, उनका दिमाग गुस्सा जल्दी सुबह गर्म होता है, एक साथ सारे काम होते हैं ना, बच्चों की तैयारी, टिफिन, ये वो आएगा, जॉब पर जाना, तैयार होना, आधा घंटा सेटअप करने में टाइम लगेगा, मैचिंग करने में टाइम लगेगा, और इसने में कुछ कह दे, गया पित्ता। हर एक भाई को चाहिए कि सुबह बहनों को मत छोड़ो, सुबह जरा संभालो। एक कोई गुजराती भाई आता है, એની વાઈફ ને કીધું કે હું જોબ પર જાઉં છું, હમણાં તારા પિયરથી કઈ પત્ર આવ્યો તો કે શું તું 15 દિવસ પિયર જવાની છે? આમ સવારે અરે એકદમ પિતા બિચારા બચ્ચે की टिफिन बना रही थी ने दिमाग गरम, 15 દિવસ नहीं 3 મહિના જવાની, બોલો કઈ કેવું છે? આ સવારે છેડીને એનું આ પરિણામ 15 દિવસ ના 3 મહિના। આજ વાત તમે સાંજના કયો આવીને કે શું આજે પત્ર આવ્યો, પિયર જવાની વાત છે, તમને છોડીને ક્યાં જાઓ, ક્યાં? ठीक है, पत्र आते रहते हो, माँ बाप का प्यार है, तो आपको छोड़ के कहां जाऊं मैं? सुबह किया 15 दिन का 3 महीने जाऊंगी, क्योंकि आवेश में आदमी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। शाम को कहा, शाम को दिमाग रिलैक्स था, पेट भरा था, किसी से कोई बात करनी, पेट भरा हो तब देखना, तब बात करना। खाली पेट बात करोगे तो गए। खाली पेट बेचारा सुबह चाय पी के गया है, और अभी तुम खाने भी नहीं दे रहे हो, और उसने पहले तुम्हारी डिमांड रखते हो, कैसे पूरी होगी? तो ये चाबी है। तो मैं आशा करूं, विश्वास करूं, आप 1-2 चाबी भी लगाए और विश्वास करें कि आप अपने गुस्से को जीत सकते, और जीतना जरूरी है। गुस्से से सब काम बिगड़ता है। तबीयत खराब, गुस्से वाले देखना आदमी, उनकी बॉडी बनेगी नहीं, खून बनेगा नहीं शरीर में। गुस्से वाले आदमी, रिलेशन खराब, गुस्से वाला आदमी बिजनेस करेगा तो बिजनेस में चौपट करेगा, रिलेशनशिप वो एम्प्लॉयर के साथ भी ठीक नहीं रखेगा। गुस्सा जहां भी होगा उस व्यक्ति से काम बिगाड़ेगा। इसलिए गुस्से से कभी कोई काम सुधरता हो हमने तो नहीं देखा। हमारे गुरुजी तो कहा करते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, पूरे संघ को चलाता हूं, 1000 साधु को कंट्रोल करता हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि गुस्सा करना कोई जरूरी है। बिना गुस्सा के प्यार से तुम जितना दूसरे को चेंज कर सकते हो, उतना आवेश से और दबदबेपन से नहीं कर सकते हो। तो आप अपने स्वभाव को समझ के, अपनी पर्सनालिटी की वीकनेस को समझकर अपने गुस्से को काबू करने की चाबियां लगाएं और अपने आप को कंट्रोल करें, तो बहुत कुछ आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन अनुभव कर पाएंगे और दूसरों के लिए एक आत्मविश्वास का उदाहरण बन पाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ ओम।